Sir Rajkumar Acharya ji, Vice Chancellor of the Avdesh Pratap Singh University, Rewa. Today's my fellow panelists, Professor M.D. Shirsat and Dr. A.V. Prasad, Dr. Lal Sahab Singh, Registrar, Professor A.P. Mishra, Convener and Director of the IQAC, who has been really after me, and I'm thankful to him कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अब तो हम अड़ोस पड़ोस के संस्था भी है, रीवा में हमारा भी एक परिसर है और आप ही के उसी रूट में हमारा परिसर भी पड़ता है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का। और मुझे ये सुअवसर मिला प्रोफेसर आचार्य से मिलने का, और इतना जल्दी वो अपने किसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करेंगे, ये मैं सोच रहा था कि कभी रीवा जाऊंगा तो जरूर विश्वविद्यालय जाऊंगा, तो आपने ऑनलाइन ही मुझे जोड़ दिया। टुडे आई थिंक दैट आई एम रियली impressed by the details given by the resource persons. We have already heard Dr. A.V. Prasad and now Professor Shirsat is also joined. I am sure कि ये technical details they are very important as any university, any educational institution goes into the NAAC process. So particularly the revised guidelines. Often अक्सर यही होता है कि हम लोग कंसल्टेंट्स वगैरह आजकल बहुत आए हुए हैं, इनको हम ये काम दे देते हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यही होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन खुद इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझता नहीं है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ वीसी साहब को, मिश्रा जी को, कि आपने अपने संकाय को इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाने का आपने प्रयास किया अपने अधिकारियों का। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंसल्टेंट आते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो आते हैं, वो अपना वो विशेषज्ञता वो खुद उस पर काम करने लग जाते हैं। लेकिन NAAC का एक्रेडिटेशन प्रोसेस इज समथिंग इन विच आई थिंक एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व्ड। ईच वन ऑफ अस इज ए स्टेक होल्डर इन दिस, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट पर्टिकुलरली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें तो it has accreditation has become mandatory, obligatory, for all higher education institutions by 2022. तो 2022 तक ये एक्रेडिटेशन हम सबके लिए आवश्यक है। तो अभी तक कोई संस्था इससे बच के भी रहा है, तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इस एक्रेडिटेशन के आधार पर आपका ग्रांट्स दिए जाएंगे, आपके यूजीसी के ग्रांट्स होंगे, आपके फाइनेंशियल एड्स होंगे, आपके जो भी रूसा के ग्रांट्स हैं, ये जितना भी है, और अब एनआरएफ भी आ गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये फंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, ये अब आपको NAAC के आधार पर ही देंगे, और ये बहुत आने वाले दिनों में प्रतिस्पर्धा है। वी आर एनविजनिंग दैट इंडिया वुड बिकम ए ग्लोबल एजुकेशन हब, और वैश्विक स्तर पर विद्यार्थी भारत की ओर आएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत और NAAC के अंतर्गत अपने गुणवत्ता को बढ़ाएं। और मैं तो मुख्य रूप से यहाँ एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन मैं कहूँगा, उनको मैं शुभकामना संदेश देने ही आया हूँ, क्योंकि द डेविल इज इन द डिटेल्स, एंड आई थिंक दैट आवर रिसोर्स पर्सन्स today are giving us those very important details which are important. I would just like to flag a couple of things which of course I am sure that my fellow panelists have already discussed. क्योंकि ये कार्यक्रम पहले होना था तो मुहर्रम के चलते, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा आज के लिए थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता आप लोगों के बीच में, मैं भी एक संकाय हूँ तो आपके बीच में बैठकर मैं भी इन चीज़ों को समझता बेहतर। लेकिन what is important to understand is that NAAC as per the revised guidelines, the objective is to foster global competency. हम वैश्विक स्तर पर जब देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि भारत के कितने संस्थान आज वैश्विक
आप अगर आप ग्लोबल रैंकिंग्स में देखेंगे तो वी डोंट फाइंड आवरसेल्व्स, मतलब एक आध कुछ चुनिंदा संस्था, कुछ एक IIM इधर, एक IIT उधर, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी कभी, इस तरीके से हमें कुछ कुछ एक आध नाम हमके टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में नाम आता है। जबकि इस देश में शिक्षित प्रशिक्षित वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, चाहे नासा हो, सिलिकॉन वैली हो या टॉप डॉक्टर्स हो, उन्होंने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक दृष्टि से आप देखेंगे तो उस सूची में हमारा नाम नहीं है। तो उसका एक कारण ये है कि हमारी क्षमताएं होते हुए भी उसको हमने न चैनलाइज किया एक योजनाबद्ध तरीके से, ए सिस्टमैटिक वे, वी नेवर काइंड ऑफ अरेंज्ड आवरसेल्व्स, ऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्व्स, और उसको हमने कभी भी प्रॉपर, कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमने उसको टैबुलेट नहीं किया, हमने उसको, देखिए ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ी भूमिका है इस पूरे प्रकरण में। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 30 साल में पहली बार हमारा विश्वविद्यालय जो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, इस बार जबकि वो एक प्राइवेट रैंकिंग है, इंडिया टुडे के रैंकिंग्स में हमको देश के 34वें रैंकिंग हमको मिला है विश्वविद्यालयों में, और मास कम्युनिकेशन स्टडीज में हमको 12वां स्थान मिला हुआ है। अब ये इसलिए हुआ, इसलिए नहीं था कि प्रोफेसर KG सुरेश आ गए तो बहुत बड़ा जादू का छड़ी चला दिया, नहीं, वो इसलिए कि हमने पहली बार हमने डॉक्यूमेंटेशन पे जोर दिया। वी गेव एम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो प्रोसेस है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वर्क लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है। सो द होल आइडिया इज टू फोस्टर ग्लोबल कॉम्पिटेंसी। QS रैंकिंग्स वगैरह वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के इसी से संबंधित है। ठीक है, QS में कुछ कमियां हैं तो नए रैंकिंग सिस्टम्स भी आ रहे हैं। अभी रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन है, RFRF, उन्होंने जो है अभी आपके विश्वविद्यालय ने भी उनके साथ एग्रीमेंट किया होगा, हमने भी किया है RFRF के साथ। उसमें एक गुरु GURU जो है, उन्होंने एक नया रैंकिंग ग्लोबल सिस्टम वो तैयार कर रहे हैं। अब गुरु के रैंकिंग के वो ग्लोबल यूटिलिटी उस आधार पर है, वो जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये जो है, और ये जो गुरु फॉर्मूला है उसमें they will not have those parameters that have been set by say QS, institutions like QS. अब QS में for example profitability is one of the parameters. Now our universities are state run universities, majority of them, except say the private ones. So हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है हम लोग उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो हमारा कहीं आता ही नहीं है। तो आपके चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी हो जिसका 1200 करोड़ का जिसने एसेट मैनेजमेंट है, वो भी प्रॉफिट में नहीं दिखा सकते हैं कुछ भी। सो ऑब्वियसली दे डोंट फिगर इन द QS रैंकिंग्स, बट NAAC रैंकिंग्स आर एंड पर्टिकुलरली द न्यू गाइडलाइंस टेक इन टू अकाउंट द academic and student feedback in a big way. So NAAC includes in its scope of assessment skill development for students and promotes the use of technologies and e-resources in teaching and learning processes. Now ये blended learning के format के आने के बाद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ऑनलाइन। आज हमारे जो प्रोफेसर्स रिटायरमेंट के मोड पर हैं और उन्होंने कभी नहीं यूज़ किया, वो भी आज ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कंफर्टेबली पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम लोग पहले कहते थे कि अच्छे यूनिवर्सिटीज शुड एंगेज देमसेल्व्स इन रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, बिकॉज आर इंडियन यूनिवर्सिटीज प्राइमरली वी हैव बीन टीचिंग एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, नॉट रिसर्च यूनिवर्सिटीज। तो रिसर्च एंड पेटेंट्स पे हमने कभी जोर नहीं दिया। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। मैं एक आध अनुभव भी शेयर करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुख्य रूप से देखिए, हमने अपने यूनिवर्सिटी में अब रूल बना दिया है कि जितने भी फैकल्टी है वो हर सेमेस्टर में कम से कम एक पेपर, रिसर्च पेपर जरूर लिखेंगे। ये हमने मैंडेटरी कर दिया है। नाउ दैट मीन्स 2 पेपर्स इन ए ईयर, सो वी विल हैव a couple of 100 papers every year. Now
दैट विल सर्टनली कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर, तो हमें वो फैसिलिटेट करना है. टुडे ऑनलाइन लर्निंग हैज एनेबल्ड ड्यूरिंग दिस एंटायर लॉकडाउन पीरियड, हमारे सारे फैकल्टीज से हमने जो है कोर्सेज करवाए, इंटरनेशनल कोर्सेज जो है वो हमने करवाए, ताकि they continue to, they have to upskill themselves. That is very important. When they upskill, we will be able to upgrade and upskill our students also. So that is very important. हमने Coursera courses कराए और भी courses we have ordered down. So e-learning का अब हमको we have to, whether it is the Swayam platform, MOOCs, अब सब optionals में under the new CBCS and interdisciplinarity, अब हमको ये सब जो है include करना है. So why don't we also turn into not just users but also generators? How much of e-content can we produce? What has the revised assessment and accreditation framework, this was launched in July 2017. Now it represents an explicit, as I say, paradigm shift in the ICT enabled objective, transparency, scalability. So from qualitative peer judgment to data based quantitative indicator evaluation, यानी कि हम क्वालिटी पर जो है हम लोगों का जो फोकस था वो peer जजमेंट के बेस पे, हमारी टीम आ गई, टीम ने अपना जजमेंट किया, उसके बजाय अब हम पूरा जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा जोर है, उस पर करने की आवश्यकता है. ये हर यूनिवर्सिटी के कल्चर में, पर्टिकुलरली सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है आने की ज़रूरत है. मुझे खुशी है कि इस विषय को लेकर बहुत डिटेल से मैं बस एक आध पॉइंट में जो समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नैक का जो है अभी तक आप सोच लीजिए कि लगभग 27 साल से नैक काम कर रहा है और अभी तक लगभग 603 विश्वविद्यालयों का जो है एक्रेडिटेशन हो गया है, 12,653 कॉलेजेस का जो है एक्रेडिटेशन हुआ है और अब आप ए रैंकिंग में 208 विश्वविद्यालय है, बी में 140 विश्वविद्यालय है और सी में जो है 12 विश्वविद्यालय. ऐसे आप ग्रेड ब्रेकअप भी देखेंगे. मैं कुछ और चीज़ें पावर पॉइंट के रूप में, लेकिन आज क्योंकि बहुत ही हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन बहुत टेक्निकल डिटेल्स लेकर आए हैं, तो मैं इसलिए इस ब्रेकअप में मैं ज़रूर पेश करना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि एक तो आईसीटी पर बहुत जोर दिया गया है, हेल्थ साइंसेस पर जोर दिया गया है, हेल्थ साइंसेस पे नहीं ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग पर जोर दिया गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय पर जोर दिया है, टीचिंग एजुकेशन पे जोर दिया गया है और यही नहीं, प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है आरएएफ के अंतर्गत. आरएएफ के अंतर्गत में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सवाल जो पहले होते थे वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है. रिपोर्ट का साइज जो है वो कम हो गया है. पहले विजिट डेज मतलब नैक मतलब आपके कई दिनों तक इन्वॉल्व था, अब वो कम कर दिया गया है. अभी प्री क्वालिफायर हो जाता है, 30% जो है सिस्टम जनरेटेड स्कोर के आधार पर जाते हैं. ऐसे बहुत सारे नवीन, जिसे कहते हैं नवाचार, को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. You see, under the NEP, what NEP has done is that, through the NAC, the entire focus is on improving teacher learning standards at all levels in education. So the role of NAC in creating quality standards and assessing the HEIs or the higher educational institutions and providing them an opportunity for lateral expansion and vertical growth, that is the whole idea. So I look at NAC accreditation not as a challenge but as an opportunity, which all the good universities should strive for, because we have to give the best to our students. In the coming days, I keep telling my students and faculty, and I repeat it at different fora also, that those days of state patronage are gone. My university, the Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, though we are a state university, we are totally funded, not a single pie is given by the state government to us. एक रुपए भी, totally self funded है हमारे institution. So this is going to be the future. जो लोग funded भी है
उन लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी मैं एक विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कह दिया कि इतना कम पैसा मिलता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अब हमें फंडिंग की आवश्यकता है, हमको CSR के अंदर फंडिंग लेना है, हमको प्रोजेक्ट्स लेना है, चाहे वो ICSSR का हो, NRF का हो, और उसी के आधार पर ही हम अपने इंस्टीट्यूशंस को चला पाएंगे। हमें सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलाने हैं, हमें बहुत कुछ ऐसे नवाचार करने होंगे, तब जाकर ही हम पर्टिकुलरली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमें रूल सारे फॉलो करने हैं, हमें 7th पे कमीशन भी देना है, इंक्रीमेंट्स भी देने हैं, उसमें से हम बच नहीं सकते हैं और बचना भी नहीं चाहिए। हम सैलरीज कोविड में जैसे कई संस्थाओं में 50% कर दिया था, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स को भी कंसेशंस देने हैं, स्कॉलरशिप्स देने हैं, बहुत कुछ करना है। तो हम लोग जो है, हम लोगों को फिर एक रैंकिंग एक्रेडिटेशन ही है जो हमें कॉम्पिटिटिव बनाएगी, हमको जो है अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ आकर्षित हम कर सकेंगे कि बेहतरीन स्टूडेंट्स को हम प्रोड्यूस करें। एलमनाई का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस आई एम श्योर द रिसोर्स पर्सन हैज ऑलरेडी रेफर्ड टू दैट। सो एलमनाई फीडबैक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट फीडबैक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आई एम श्योर दैट यू नो this is an exercise that needs to be carried out in every university. And once again, I wish to compliment the Honorable Vice Chancellor and his team, the IQAC team, for organizing this wonderful event. I'm sure that each one of us will benefit from this, and I wish I could stay back, but today I have already given my commitment for an FDP in Delhi University, so I have to be there. So my apologies for the same. But thank you for giving me an opportunity to interact with your esteemed teachers, faculty members. Thank you so much. बाकी जब रीवा अगली बार आऊँगा तो आप लोगों से प्रत्यक्ष में रूबरू होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।